हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल पढ़ेंगे आज। और जो पहला वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल था वो आया था 1939 में। उसके बाद इसके बहुत सारे रिवीजन्स हुए हैं और 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे इन्होंने ईयर वाइज जो रिवीजन हुआ है और इस टेबल में इन्होंने बताया हुआ है कि एडल्ट के लिए अलग स्केल है, मतलब इंटेलिजेंस टेस्टिंग का अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है और प्री स्कूल के लिए बिल्कुल अलग है। प्री स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 to 7 ईयर्स में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। एडल्ट का मतलब कितने साल हो गए, 16 से लेके 90 साल के बीच के लोग हो गए। तो ये जो एडल्ट वाला है ये 16 to 90 ईयर्स के लोगों के लिए ये है। ये रिवाइज होके ये लास्ट में WAIS 4 जो हुआ है वो 2008 में रिवाइज हुआ है। ये ईयर है जो साथ में दिया हुआ है। स्कूल गोइंग का एज है 6 to 16 ईयर्स, ये वाला। और उसके बाद है प्री स्कूलर का 2 to 7 ईयर्स वाला, जो यहाँ पे है प्री स्कूलर का। तो ये लास्ट एडिशन, इसका थर्ड एडिशन है 2002 का और इसका फोर्थ एडिशन है 2003 का। तो इस तरीके से ये बहुत सारे रिवीजन्स के बाद ये 3 कैटेगरीज में जो स्केल बने हैं वेक्सलर के इंटेलिजेंस स्केल। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लिनिकल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटेलिजेंस स्केल है। मतलब कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया चाहे वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, जो स्कूल में जो बच्चों के ऊपर जो यूज़ करते हैं जिसका, वो ये वेक्सलर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये वाला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या दी थी, वेक्सलर ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था दैट इंटेलिजेंस इन अ जर्नल बिहेवियर टर्म इज द कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो ये उनकी डेफिनेशन थी कि किस तरीके से हम एक्ट करते हैं पर्पसफुली, किसी पर्पस को लेके, कैसे हम बहुत रैशनली सोचते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट से डील करते हैं। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी वेक्सलर ने इंटेलिजेंस की। और ये भी मानते थे कि इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक भी है, जर्नल तो है, जर्नल बिहेवियर तो है इंटेलिजेंस सबका, लेकिन वो स्पेसिफिक भी है बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अलग अलग जिनसे मिलजुल के वो बना हुआ है। So factor analytic researches of intelligence test scores also suggests that intelligence is composed of self। तो इनके टेस्ट में जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ये जर्नल तो लेके चलते हैं इंटेलिजेंस को, कि हमारा एक जर्नल बिहेवियर होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट पे के साथ अडेप्ट करते हैं। प्लस इन्होंने अपने इसमें स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए भी स्केल्स बनाए थे। तो इसका मतलब इनका मानना था कि जर्नल वो भी होता है और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ दोनों होती है इंटेलिजेंस में। अब इनका जो लास्ट जो हम देख रहे हैं, जो लास्ट रिवीजन हुई थी WAIS 4 में, उसमें क्या था कि जो रिलीज हुआ था 2008 में, उसमें 10 कोर सबसेट है एंड 5 सप्लीमेंटल सबसेट्स हैं विद द 10 कोर सबसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ फुल स्केल। तो एक फुल स्केल, वो जो 10 कोर सबसेट है वो मिला के फुल स्केल IQ टेस्ट बनाते हैं। इसमें वर्बल परफॉर्मेंस स्केल है पुराने वर्जन से जो लिए हुए हैं, वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल पुराने वर्जन से प्रीवियस वाले से लिए हुए हैं। With the new WIS, the verbal performance subscales from previous version were removed and replaced by index scores। अब इसमें एक चीज़ जो नई ऐड की गई है वो है इंडेक्स स्कोर्स, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एबिलिटी इंडेक्स, GAI। इट वॉज इंक्लूडेड विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी जो कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे पहला इनका जो वो है जनरल एबिलिटी इंडेक्स का पहला जो पार्ट है, जिसको हम सब स्केल भी बोलते हैं या स्केल्स बोलते हैं, वो ये वाला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर का मैं बता रही हूँ। पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, या इसको स्केल भी बोल सकते हो आप, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन स्केल भी बोला जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ कोर सबसेट्स हैं, कुछ सप्लीमेंटल सबसेट्स हैं। मतलब ये जो आपको चारों स्केल यहाँ नजर आ रहे हैं, वर्बल, परसेप्चुअल, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग मेमोरी, ये चारों स्केल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो ये चारों इंडेक्स हैं, जर्नल एबिलिटी इंडेक्स है। इन चारों के ही अंदर दो अलग अलग डिविजन्स हैं। इन चारों में ही कुछ तो आपको मिलेंगे कोर सबसेट्स
और कुछ मिलेंगे आपको सप्लीमेंटल सबसेट्स, सप्लीमेंटल सबसेट्स। ठीक है, इन चारों में ही ऐसा होगा, कोर सबसेट्स हैं, सप्लीमेंटल सबसेट्स हैं, कोर है, सप्लीमेंटल है। ये सारा कुछ मिला के, इनके अंदर जो पार्ट्स हैं उसको मिला के ये चार, और ये पूरा एक साथ मिला के बनता है फुल स्केल, फुल स्केल आईक्यू, जिसको हम बोलते हैं एफएस आईक्यू। तो एक तरीके से पूरा टेस्ट है जो उसको मिला के बनता है फुल स्केल आईक्यू। उसके अंदर ये चार सब स्केल्स आपको मिलते हैं, जिनको हम वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स बोलते हैं, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम जाएं तो एक एक के अंदर दो दो कैटेगरी और है, जिसको हम कोर सबसेट और सप्लीमेंट्री सबसेट बोलते हैं। अब जैसे अगर हम पहले की बात करें, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें कोर सबसेट कौन से हैं? यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है, पहले वाले में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में कोर सबसेट है ये तीन, एक है सिमिलैरिटीज, एक है वोकैबलरी, दूसरा है इंफॉर्मेशन। ये तीन कोर सबसेट है पहले वाले में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में। और चौथा कॉम्प्रिहेंशन भी इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन ये एक्चुअली सप्लीमेंटल में आता है, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो तीन है ये तो कोर है, कोर सबसेट है, और ये सप्लीमेंटल सबसेट है। ये चारों किस में आ जाते हैं? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में आ जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग है, जैसे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट वे आर एन एप्पल एंड पियर अलाइक। अगर किसी से कोई पूछता है कि एप्पल और पियर में क्या सिमिलैरिटी है, तो एक तरीके से वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग चेक कर रहा है, सिमिलैरिटी भी पूछ रहा है, वर्बल रीजनिंग भी चेक कर रहा है। ऐसे ही वोकैबलरी आ जाती है इसमें, व्हाट इज अ गिटार, तो किसी चीज का मीनिंग पूछ लिया। इंफॉर्मेशन मतलब प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, किस कंट्री की कैपिटल क्या है, ऐसे। कॉम्प्रिहेंशन में मतलब इंग्लिश के जैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं लिखने के लिए, तो ये चारों इसमें आ जाते हैं, जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन को सप्लीमेंटल माना जाएगा, जो इन कोर, कोर का मतलब होता है जो चीजें जरूरी है पूछनी, सप्लीमेंटल मतलब जो उसके सपोर्ट में पूछी जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये तो मैंने पहले वाले में आपको बताई, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है। कोर तीन हो गए, सप्लीमेंटल एक हो गया। ऐसे ही अगर हम परसेप्चुअल पे चलें, तो परसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन में भी यहाँ पे देखो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें से दो सप्लीमेंटल है लास्ट के। तो कोर कौन कौन से हो गए? ब्लॉक डिजाइन कोर हो गया, मैट्रिक्स रीजनिंग कोर हो गया, विजुअल पजल, ये तो कोर हो गए, ये तीनों कोर में आ जाते हैं, कोर सबसेट बोलते हैं इन तीनों को। और ये दोनों आ जाते हैं सप्लीमेंटल में। ब्लॉक डिजाइन में मतलब क्या है? जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्पेशल कोई डिजाइन, जैसे ब्लॉक्स को जोड़ के कुछ डिजाइन करना है, उस टाइप से। मैट्रिक्स रीजनिंग में क्या आ जाता है? जिसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह का यूज करते हैं। विजुअल पजल्स मतलब विजुअली आपको पजल सॉल्व करनी है, तो ये कोर में आ जाता है। प्लस पिक्चर कंप्लीशन मतलब आपको पिक्चर्स कंप्लीट करनी होती हैं, कुछ पिक्चर्स दे दी जाती है जो इनकम्प्लीट होती है। ऐसे फिगर वेट्स होते हैं जिसमें आप एनालॉजिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हो, तो ये पर्टिकुलर हमारा ये इसमें आ जाता है परसेप्चुअल रीजनिंग में। दो हो गए। तीसरा है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स। इसमें क्या आता है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में? वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में देखो कोर सबसेट हैं दो, एक तो हो जाता है डिजिट स्पैन और दूसरा हो जाता है अर्थमेटिक, ये दोनों कोर हैं, कोर सबसेट्स। डिजिट स्पैन में क्या क्या आ जाता है? अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें चेक करते हैं। जैसे कि आपको नंबर्स रिपीट करने के लिए बोलेंगे, फिर रिवर्स में बोलने के लिए बोलेंगे, ये देखने के लिए आपने कितना ध्यान से उन नंबर्स को सुना है, कॉन्सेंट्रेशन से। अरिथमेटिक में क्या आ जाता है? अरिथमेटिक मतलब कि आपके जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे वो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, उस टाइप का। फिर इसमें जो लास्ट में है, एक ही सप्लीमेंट्री है, वो है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। लेटर नंबर सीक्वेंसिंग ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसमें आपकी अटेंशन और वर्किंग मेमोरी को पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज द सप्लीमेंट्री। ये हमने किस में देखा? वर्किंग मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं। और लास्ट इनका जो बचा है इंडेक्स, वो है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। उसके अंदर भी कोर और सप्लीमेंट्री हैं। प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में दो कोर हैं, सिंबल रिसर्च कोर में आ जाता है, कोडिंग कोर में आ जाता है। ये कोर टेस्ट होते हैं, और जो सप्लीमेंट्री वो कैंसिलेशन टेस्ट होता है। तो सिंबल रिसर्च में जैसे विजुअल परसेप्शन चेक करी जाती है, कोडिंग में मोटर कोऑर्डिनेशन, विजुअल और मोटर कोऑर्डिनेशन चेक करी जाती है।
एंड लास्ट वन इज कैंसिलेशन, जिसमें विजुअल परसेप्चुअल स्पीड चेक करी जाती है। तो ये कंप्लीटली सारी चीजें मिला के हम अगर इन चारों को मिला दें तो आपके ये FSIQ बनता है, पूरा स्केल जो बनता है, फुल स्केल IQ बनता है। ओके, तो इन्होंने इसमें यही बताया हुआ है कि 2 ब्रॉड स्कोर्स आर ऑल्सो जनरेटेड। एक स्कोर होता है फुल स्केल IQ के बेस पे और एक स्कोर होता है ये जो अलग अलग 4 हमने एबिलिटी इंडेक्स पढ़े हैं, ऐसे 2 ब्रॉड स्केल स्कोर्स जनरेट किए जाते हैं इसके अंदर। इंटरप्रिटेशन में क्या है, इंटरप्रिटेशन में ये बता रहे हैं कि कैसे उन स्कोर्स को इंटरप्रेट किया जाता है। तो वेक्सलर के स्केल में इनोवेटिव डेविएशन, IQ स्कोर से एक इनोवेटिव डेविएशन है जिसको इंटरप्रेट किया जाता है। डेविएशन IQ इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्कोर्स कंप्यूटेड विद द सेम डिस्ट्रीब्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एट ऑल स्टेजेस एंड मेक कंपैरिजन अमंग पीयर एंड मीनिंगफुल more meaningful interpretation from straightforward. The WAIS4 was standardized on a sample of, इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन करी गई है जिससे हम कंपेयर करते हैं स्कोर को, वो करी गई थी इतने लोगों के सैंपल पे, 2200 लोगों के सैंपल पे यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके अंदर लोग कितने एज के लोग थे, 16 to 19 एज के लोग इसमें आते थे। एंड एक्सटेंशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हैज बीन कंडक्टेड विद 688 कैनेडियंस। अब इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया था, उसमें इन्होंने फिर US के अलावा कैनेडियंस को भी इंक्लूड किया था जिसमें 688 कैनेडियंस थे सेम एज के। द मीडियन फुल स्केल IQ इज सेंटर्ड एट 100, इसका जो मीडियन लिया है वो इन्होंने 100 लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। In the normal distribution the IQ range of 1 standard deviation above and below mean, मतलब कि जैसे जो मीन के अबव और बिलो होती है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं, अगेन ये आपको वो स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो से देख के अब पता चल जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के 1 अबव और 1 बिलो जो है लिए 18 to 115 आती है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग आ रहे हैं, 68% एडल्ट आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कॉफमैन का असेसमेंट स्केल। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, जिसको हम KABC बोलते हैं, इसको डेवलप किया था 1970s में एंड पब्लिश किया था 1983 में, जब ये वेक्सलर और बिने ये दोनों ही ज़्यादातर चल रहे थे, दोनों स्केल यही फेमस थे, वो स्टैनफोर्ड बिने था या वेक्सलर का था। अब ये वाला जो स्केल आया, ये इस स्केल की क्या खासियत थी, इट इंटेंडेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि थ्योरी और मेजर, मतलब क्या थ्योरी है और क्या मेजर किया जाता है, दोनों के बीच का गैप को कंप्लीट करने के लिए कॉफमैन असेसमेंट स्केल पब्लिश किया गया था। अब इसमें था क्या, KABC या KABC2 जो इसका रिवीजन है, सेकेंड रिवीजन 2004 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें 3 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए था। और उसमें क्या मेजर कर रहे थे, उसमें ये लर्निंग मेजर कर रहे थे, लॉन्ग टर्म रिट्रीवल होता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव करनी होती है हमें चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो याद होती हैं। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कर रहे थे जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की टेस्टिंग कर रहे थे, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर रहे थे, प्लानिंग की टेस्टिंग कर रहे थे, वर्बल नॉलेज की, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती थी। The KABC2 is founded in 2 theoretical model, Luria's neuropsychological model featuring 3 blocks and Kettle-Horn-Carroll approach to categorizing specific cognitive ability। तो इन दोनों मॉडल्स के बेस पे ये KABC जो है इंटेलिजेंस की स्केल बैटरी बनी थी। एक तो जो ल्यूरियास का न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल है उस पे, और कैटल की जो कैटेगराइजिंग है इंटेलिजेंस की, और ये दोनों चीज़ें हमने अपनी पुरानी वीडियोस में समझी हुई हैं कि ल्यूरा का साइकोलॉजिकल ल्यूरिया का क्या है मॉडल, और कैटल हॉर्न कैरल का क्या कौन सी थ्योरी है कैटेगराइजेशन की। तो ये उन्हीं दोनों के बेस पे ये वाली जो इंटेलिजेंस स्केल बैटरी है ये डेवलप की गई है। और इसमें जो है the global score measuring general mental processing ability from the Luria's perspective is mental processing index। mental processing index एक निकाला जाता है, प्लस global score measuring general cognitive ability from CHC perspective is fluid crystallized index।
अब क्या है, लूरिया के मॉडल के बेस पे अगर हम इसको करते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स। और दूसरा अगर हम CHC के बेस पे देखते हैं तो इसमें दूसरा जो इंडेक्स आ जाता है वो आता है फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंडेक्स। दोनों में फर्क क्या है? द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्लोबल स्कोर्स इज दैट MPI exclude the measure of acquired knowledge whereas FCI exclude the measures of includes the measures of acquired knowledge। जो मेंटल प्रोसेसिंग इमेज है उसमें एक्वायर्ड नॉलेज को मेजर नहीं किया जाता, लेकिन जो FCI है फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंडेक्स है उसमें इसको मेजर किया जाता है, एक्वायर्ड नॉलेज को मेजर किया जाता है। MPI एक्सक्लूड करती है इस चीज को, FCI इंक्लूड करती है कि हम कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी था ना कि फ्लूइड नॉलेज होती है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। तो FCI में उस चीज को हम मेजर करते हैं कि हम कैसे ये जो इंटेलिजेंस है हमारी, ये कैसे नॉलेज एक्वायर करी जाती है। मेंटल प्रोसेसिंग में ये चीज इंक्लूड नहीं होती। ओनली वन ऑफ दीज टू ग्लोबल स्कोर्स इज कंप्यूटेड फॉर एनी एग्जामिनी। तो जब भी कोई पर्सन अपना कॉफमैन बैटरी टेस्ट देता है, कोई बच्चा, तो उसका इन दोनों में से एक स्कोर निकाला जाता है, या तो MPI या FCI। Prior to testing a client, examiner choose the interpretive system, Luria or CHC that fits both with their personal orientation and reason for referral। अब जैसे कोई क्लाइंट अगर आया है, कोई बच्चा है जिसका करना है मेंटल टेस्ट करना है इंटेलिजेंस, तो पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि उसका हमने MPI यानी कि लूरिया मॉडल के बेस पे करना है या हमने CHC मॉडल के बेस पे FCI निकालना है। ठीक है, डिसाइडिंग विच इंटरप्रेटेड सिस्टम टू यू विल डिक्टेट दी विच ग्लोबल स्कोर इज रिपोर्टेड। उसी हिसाब से उसका स्कोर बता दिया जाता है, जो भी उसका इंटेलिजेंस स्कोर आता है। The authors of KBC2 clearly state that in the manual, the CHC model should generally be the model of choice except in cases where examiner believes that including measures of acquired knowledge, crystallize ability would comprise the validity of the fluid crystallize index। मतलब कहने का मतलब ये है इनका कि जो CHC मॉडल है उसी को बेसिकली हमेशा लेना चाहिए। मतलब कोई भी अगर एग्जामिनर किसी का टेस्ट ले रहा है तो उसको CHC मॉडल के बेस पे करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक वो चॉइस का मॉडल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो CHC मॉडल है वो ही चॉइस होनी चाहिए किसी भी एग्जामिनर की, अगर वो किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। तो बेसिकली ज़्यादा ये प्रेफर कर रहे हैं CHC मॉडल को। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ KBC2 इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरीके से वो शुरू होता है। पहले सीक्वेंस में, सिक्वेंशियल वाले में वर्ड ऑर्डर, तो इसमें कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स बच्चे के सामने रख दिए जाते हैं, उसमें से उसको कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स इन द सेम ऑर्डर, जैसे मान लो सपोज उसके सामने 4-5 चीज़ें रखी है। अब जैसे जैसे वो एग्जामिनर उसको बोलेगा वैसे उसको ऑर्डर में लगानी पड़ेंगी चीज़ें, मतलब सीक्वेंस में रखनी पड़ेगी। ज़्यादा डिफिकल्ट है तो कलर्स के नाम बताने होंगे, इस टाइप से वर्ड ऑर्डर चेक करेंगे। नंबर रिकॉल में वो नंबर्स कुछ बताए जाएंगे, सेम सीक्वेंस में उसको रिकॉल करने होंगे। हैंड मूवमेंट में वो एग्जामिनर की कॉपी करेगा, जैसे एग्जामिनर अपना हैंड मूव कर रहा है, जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे उसको करना है। साइमल्टेनियस का मतलब वो साथ साथ कोई चीज़ कर रहा है। द चाइल्ड मूव्स अ टॉय डॉग टू अ बोन ऑन अ चेकर्ड बोर्ड लाइक ग्रिड दैट कंटेन्स ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे चेकर्ड बोर्ड टाइप का होता है ना, जैसे वो चेस का बोर्ड होता है उस टाइप से, उसमें एक टॉय डॉग है, उसको बोन तक लेके जाना है, जैसे ग्रिड जैसी जगह से निकल के, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसको सबसे, जैसे मेज़ नहीं खेलते हम लोग, मेज़ में से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढ के पहुंचना होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। ट्रायंगल्स का मतलब है चाइल्ड असेंबल सेवरल आइडेंटिकल रबर ट्रायंगल्स to match the picture of an abstract design for easier items. Child assembles a different set of colorful plastic shape। तो कोई एक पिक्चर में कोई एक शेप बनी है, उसको मैच करने के लिए उसको कुछ ट्रायंगल्स दिए जाते हैं जिसको उसे कलेक्ट करने होते हैं और उसको उस एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन से मैच करने होते हैं जो उसको दे रखे हैं। तो वो डिफरेंट कलरफुल प्लास्टिक शेप्स उसको दी जाती हैं जिसको उसको जोड़ के कंस्ट्रक्ट करना होता है।
कंसेप्चुअल थिंकिंग में बच्चे को 4 से 5 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें से उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी इसमें से अलग है या कौन सी ऑड वन आउट है, इस टाइप से। फेस रिकॉग्निशन मतलब वही है कि पहले फेसेस दिखाए जाएं फिर बाद में दोबारा दिखाते हैं, तो उसमें से पूछा जाता है कौन सा फेस पहले देखा था या नहीं देखा था, या कौन सा फेस नया है, या कौन सा फेस जिसका पोज अलग है फेस का। डिस्टॉल्ट क्लोजर में वो क्लोजर वाली टेक्निक यूज होती है ना, जैसे हम ऐसे इस तरीके से बना के कोई फिगर छोड़ देते हैं तो उसको बताना होता है कि ये क्या बना हुआ है, तो क्लोजर का यूज करके वो ये गेस कर सकते हैं कि ये सर्कल बना है, क्योंकि हमारा माइंड ये गैप्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, ये बीच के गैप्स को। तो अगर ऐसे कोई डॉटेड चीज बनी भी हुई है तो हम उसको अपने आप जोड़ के एक ट्रायंगल समझ लेते हैं, कोई भी शेप समझ लेते हैं। तो इस तरीके से क्लोजर का भी टेस्ट लिया जाता है। ब्लॉक काउंटिंग में स्टैक्स ऑफ ब्लॉक्स रखे जाते हैं जिसमें उसको वो काउंटिंग करनी होती है, उसमें कुछ हिडन भी हो सकते हैं, तो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो उसको प्रॉपरली काउंट कर पाता है हिडन ब्लॉक्स को भी। इस तरह की आपको कई सारी ना वीडियो गेम्स भी कई बार आप देखोगे कि आपके प्ले स्टोर में इस तरह की बहुत सारी गेम्स भी हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें काउंटिंग करनी होती है, उसमें कुछ चीज़ें हिडन होती हैं तो चेक कर देख के बताना होता है कि हिडन कितने हैं। प्लानिंग में क्या किया जाता है, जैसे पैटर्न रीजनिंग हो गया। पैटर्न रीजनिंग में अगर आपने एग्जाम दिए कभी एंट्रेंस के तो वो उसमें आपको दिखा होगा कि ऐसे 4 पैटर्न बने होते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं, तो आपको एक मिसिंग होता है, बीच का एक पैटर्न मिसिंग होता है, तो उसके नीचे ऐसे जैसे सपोज एक पैटर्न मिसिंग है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि वहां पे कौन सा वाला बॉक्स आएगा इन चारों में से। तो ये पैटर्न रीजनिंग वाली टाइप की क्वेश्चन में होते हैं यहाँ पे। स्टोरी कंप्लीशन मतलब एक पिक्चर दिखाते हैं, और जैसे थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट हमने पढ़ा हुआ ना जिसमें एक पिक्चर दिखाते हैं और उसमें स्टोरी बनानी होती है, उसी तरीके से बच्चे को भी यहाँ पे एक स्टोरी बनानी होती है। फिर लर्निंग में एटलांटिस मीन्स टीचर द एग्जामिनर टीचेस द चाइल्ड नॉनसेंस नेम्स, मतलब उसको ऐसे नेम सिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली में सेंसिबल नहीं, जो कभी सुने ना हो उसने। नॉनसेंस नेम्स द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट्स लर्निंग बाय पॉइंटिंग आउट। अब जैसे वो पिक्चर दिखाएगा, फिश की फोटो दिखाएगा और उसे बोलेगा इसका नाम नॉनसेंस नेम कुछ भी बोल देगा, इसका नाम XYZ है। ऐसे प्लांट की फोटो दिखाएगा, बोलेगा इसका नाम है ABC। अब क्या होगा, उस नेक्स्ट टाइम जब वो नाम बोलेगा तो उस बच्चे को बताना है कि XYZ किसका नाम है, ABC किसका है, तो नॉनसेंस नेम्स याद कराए जाते हैं। एटलांटिस डिलेड में क्या होता है कि थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद पूछा जाता है, डिले करके। यहाँ पे एटलांटिस में उसी टाइम बताने के बाद पूछा जाता है कि किसका नाम क्या था, और एटलांटिस डिलेड में 15 से 25 मिनट बाद पूछा जाता है, ताकि ये भी देख सके कि कितना उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। रीबस लर्निंग, examiner teaches the child the word or concept associated with each particular rebus drawing, and then child then reads aloud phrases and sentences composed of these rebuses. टीचर क्या करता है, एग्जामिनर बच्चे को वर्ड या कोई कॉन्सेप्ट कोई ड्राइंग दिखा के उसके साथ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट उसको बताता है कि इस ड्राइंग में क्या दिखाया हुआ है, कोई भी ड्राइंग दिखा के इसमें क्या बनाया हुआ है, और उस पर्टिकुलर ड्राइंग को देख के फिर बच्चे को जोर से लाउडली रीड करना होता है कि क्या फ्रेजेस हैं और क्या सेंटेंस हैं जिससे वो पर्टिकुलर ड्राइंग का रिबस का मतलब होता है कि जिसमें कुछ जंबल वर्ड्स होते हैं या कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो उसको देख के आपको एक हिंट साथ में एक हिंट भी दिया जाता है कि उसका क्या मतलब बनता है। तो जैसे अगर लिखा हुआ है सपोज कि पर्सनालिटी लिखा हुआ है कोई वर्ड पर्सनालिटी, और उसको उन्होंने बीच में से स्प्लिट किया हुआ है, मतलब उसको इन्होंने प्रॉपरली पर्सनालिटी ना लिख के इस तरीके से लिखा हुआ है पर्सनालिटी। अब आपको बताना है कि ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, तो पर्सनालिटी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्प्लिट पर्सनालिटी, क्योंकि ये बीच में से स्प्लिट किया हुआ है। तो ये इसको रीबस बोलते हैं कि आपको हिंट दिए जाते हैं और आपको उस फ्रेज से पहचानना होता है कि वो क्या मतलब बता रहे हैं उसका। रीबस लर्निंग डिलेड का मतलब है अगेन वही, उसको 15 से 25 मिनट डिले कर दिया जाता है। Delayed recall of paired association learned about 15 to 25 minutes earlier during the rebus reading.
देन नॉलेज में रिडल्स होती है, नॉर्मल रिडल्स होती हैं, रिडल्स को सॉल्व करना होता है। एक वोकैबलरी होती है और वोकैबलरी नॉलेज होती है। तो इस तरीके से इसमें टेस्टिंग ली जाती है। अब आगे इसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं और स्केल्ड स्कोर्स हैं। तो KBC2 KBEC2 global scores, MPI and FCI both are standard score with a mean of 100। दोनों का मीन 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। हाउएवर ओनली 1:2, दोनों में से एक ही करी जाती है कंप्यूटेड, मतलब एक ही कैलकुलेट करी जाती है। एंड फॉर एनी चाइल्ड और एडोलेसेंस बेस्ड ऑन एग्जामिनर चॉइस, तो एग्जामिनर की चॉइस में दोनों में से एक ही कंप्यूट की जाती है, दोनों स्कोर्स नहीं निकाले जाते हैं। देन कॉफमैन एडोलेसेंट एंड इंटेलिजेंस स्केल भी है। जैसे अभी हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे कि बच्चों का वो टेस्ट था, इसमें एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी है, जिसका शॉर्ट में नाम है KAIT। ये डेवलप किया था एलन एस कॉफमैन एंड नदीन एल कॉफमैन ने 1993 में, और इसको इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब ग्रुप टेस्ट नहीं है। इसमें जो एज ग्रुप है वो 11 to 85 ईयर्स है, मतलब एडोलेसेंट एज से स्टार्ट है। और इसका थ्योरेटिकल बेस है हॉर्न और कैटल की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। देन द टेस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ क्रिस्टलाइज स्केल एंड फ्लूइड स्केल। तो इसमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के ऊपर और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बेस पे। कोर बैटरी ऑफ टेस्ट इज कंपोज ऑफ 3 सबसेट्स फ्रॉम ईच स्केल। तो दोनों में ही 3 सबसेट्स होते हैं, मतलब जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का स्केल है उसके 3 सबसेट्स, और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस का स्केल है उसके 3 सबसेट्स होते हैं। एक्सपैंडेड बैटरी इज यूज्ड विद पर्सन हैविंग न्यूरोलॉजिकल डैमेज। For the person with cognitive impairment who cannot take full battery, mental status test is administered to assess person attention। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है जिनको, उसमें तो एक्सटेंडेड मतलब पूरा जो बैटरी, पूरे जितने भी टेस्ट हैं इसके अंदर, बैटरी मीन्स बहुत सारे टेस्ट आते हैं इसमें, तो पूरी एक्सटेंडेड बैटरी यूज़ की जाती है। और अगर किसी में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो उसमें मेंटल स्टेटस टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें पर्सन की अटेंशन और ओरिएंटेशन चेक की जाती है। तो ये आपके जो इंटेलिजेंस स्केल इसमें दिए हुए थे वो हमने इस यूनिट के ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।